हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का बेटा बुनियाद सीरीज में। और आज हम लेकर आए हैं बेटा आपके लिए ऑन डिमांड दैट इज मॉक टेस्ट कंप्लीट सिलेबस पार्ट 1। वाई पार्ट 1 बेटा? पार्ट 1 इसलिए कि हम लोग जो मॉक टेस्ट है इसको ब्रेक कर रहे हैं नंबर ऑफ टॉपिक्स, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर। तो 10-10 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, सो डैट आप जल्दी जल्दी एटलीस्ट कुछ पार्ट तो देख ही सको, क्योंकि अगर सारे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं एक साथ तो आप उसको देख नहीं पाते, टाइम ज़्यादा लगता है, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, टाइम भी पूरा नहीं मिलता है। सो हम लोग इसी मॉक टेस्ट को 10-10 क्वेश्चन की सीरीज में वीडियोस में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, मेटल बॉल ऑफ डेंसिटी 7800 किलोमीटर डेंसिटी आपको दे रखी है एंड सस्पेक्टेड टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज, के अंदर बहुत सारी कैविटीज हैं। 9.8 kg व्हेन वेट डायरेक्टली ऑन ए बैलेंस, यानी कि जब आप इसको वेट कर रहे हैं डायरेक्टली तो ये 9.8 kg दिखा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये इसका एक्चुअल वेट हो गया। एंड 1.5 kg कम लेस व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, 1.5 kg कम हो जा रहा है जब ये पानी के अंदर इमर्स्ड है। तो जितना वेट में लॉस आता है उसी को क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स। तो बेसिकली आपको बॉयंट फोर्स दिया हुआ है। द फ्रैक्शन बाय वॉल्यूम ऑफ द कैविटीज इन द मेटल बॉल्स इज, फ्रैक्शन बाय वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर एक मेटल बॉल है लेट से इस तरीके से एंड इसके अंदर कुछ कैविटी है, कुछ इसका सॉलिड का पार्ट है, तो टोटल वॉल्यूम देखा जाए तो Vs प्लस Vc हो जाएगा। एंड अपने से पूछ रहा है कि फ्रैक्शन बाय वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, तो इसका मतलब आपसे जो पूछना चाहता है वो ये चाहता है कि भाई Vc अपॉन में Vc प्लस Vs इंटू में 100, ये आपसे पूछना चाहता है वो। जहां पर Vc है वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, Vs है आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सो भाई इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं फटाफट से। 9.8 kg है तो ये हो जाएगा 9.8 g, ये इसका एक्चुअल वेट हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड दैट इज सिग्मा इंटू में v s, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इंटू में g। एंड बॉयंट फोर्स हो जाता है क्या, बॉयंट फोर्स कितना आ रहा है 1.5 kg यानी कि 1.5 g। ये हो जाता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि यहाँ पर पानी है, तो वाटर। टोटल वॉल्यूम दैट इज Vs प्लस Vc एंड इनटू में क्या आ जाएगा, G। रेशियो ले लो, तो भाई G से G कैंसिल आउट, G से G कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा एक डेसिमल से एक डेसिमल हटा देंगे तो ये आ जाएगा 98/15। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है दैट इज 7800, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 एंड ये आ जाएगा Vs अपॉन में Vs प्लस Vc। 1 2 उड़ा दो, यहाँ पर आ जाएगा 98 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 15 इंटू में 78 एंड दिस विल बी इक्वल टू Vs अपॉन में Vs प्लस Vc। ध्यान रखना बेटा, यहाँ से Vs अपॉन में Vs प्लस Vc आएगा, अपने को चाहिए क्या है, Vc अपॉन में Vc प्लस Vs। तो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से, तो इसको कैंसिल करेंगे 5 से तो यह आएगा 2 और ये आएगा 3 एंड अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, या लेट से भी ना भी करें तो कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट, इसको 99 मानेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 33 आ जाएगा। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट Vs अपॉन में Vs प्लस Vc, दिस विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 33 इंटू 2 कितना हो जाता है बेटा 66 एंड डिवाइडेड बाई 78 एंड 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 33 अपॉन में 39। ये अपने पास Vs अपॉन में Vs प्लस Vc आया है एंड अगर इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, Vc अपॉन में Vc प्लस Vs, दिस इज 1 माइनस Vs अपॉन में Vc प्लस Vs। सो भाई ये आ जाएगा 1 माइनस 33 अपॉन में 39, तो यहाँ से आ जाएगा 6/39 एंड अगर परसेंटेज में करना हो तो इसी को क्या कर देंगे, इंटू में 100 कर देते हैं, इसी को ही इंटू में 100 कर देते हैं, इंटू में 100, तो ये आ जाएगा बेटा 600 अपॉन में 39। अगर ये 40 होता तो आंसर सीधा सीधा 15 आ जाता, ठीक है। तो ये क्या आएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 15, क्या आएगा, ग्रेटर देन 15। तो दैट मींस ग्रेटर देन 15, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है तो 15 से जस्ट बड़ा कौन सा होता है बेटा, 16। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है भाई। काउंट करते रहना भाई किसके कितने कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द फोर्स F एक्सटेंशन वर्सेस L ग्राफ शोन इन द फिगर, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ 4 mm इज। तो 4 mm के स्ट्रेन के लिए भाई कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी, तो एनर्जी जो स्टोर होती है इलास्टिक एनर्जी दैट इज वर्क डन का आधा,
हाफ ऑफ द वर्क डन, और वर्क डन क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इनटू एक्सटेंशन, तो ये हो जाएगा हाफ। वर्क डन कितना हो जाएगा, इसका एरिया दैट इज हाफ, बेस कितना है दैट इज 4 mm दैट इज 10 to the power -3, एंड लेंथ कितनी है भाई, इसका ये कितना हो जाएगा, फोर्स दैट इज 20। तो यहां से अपने पास आ जाना चाहिए 40, 24 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80, एंड 80/4 कितना हो जाएगा 20। क्लियर है, कुछ मिस्टेक हो गई है बेटा, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी बेटा, छोटी सी, सॉरी। दिस इज हाफ ऑफ द वर्क डन दैट इज हाफ F delta L, half F delta L, and this will be equal to half, force is 20 and delta L is 4 mm, that is 4 into 10 to the power -3, तो यहां से अपने पास आ जाएगा 10, तो दिस विल बी 40 मिली जूल्स। ठीक है, मैं मिस्टेक बेटा ध्यान रखना कि वर्क डन जो होता है दैट इज F डेल्टा L होता है, और एनर्जी स्टोर जो होती है दैट इज हाफ F इंटू में डेल्टा L। क्लियर है, तो 4 mm पर कितना फोर्स है अपने पास, 20 फोर्स है, तो कितना आ जाएगा, हाफ, फोर्स इज 20 एंड एक्सटेंशन इज 4 mm। क्लियर, नेक्स्ट, a charged particle is moving in a circular orbit of radius 6 centimeter with a uniform speed of this under the action of a uniform magnetic field this much, which is right angle to the plane of the orbit. The charge to mass ratio of the particle, charge to mass ratio यानी कि Q/m निकालना है, कितना होगा। ठीक है भाई, सो रेडियस आपको गिवन गया है, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, स्पीड आपको गिवन है, तो हमें पता है कि रेडियस होता है किसके बराबर, mv/qb, तो यहां से Q/m आ जाएगा किसके बराबर, v/br। तो वेलोसिटी कितनी है दैट इज 3 इंटू में 10 to the power 6, एंड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है दैट इज 2 इंटू में 10 to the power -4, एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर दैट इज 6 इंटू 10 to the power -2। तो यहाँ से आपके पास कुछ आ जाना चाहिए बेटा, 3 से 6 कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 1/4 होता है 0.25 इंटू में 10 to the power -4 और 10 to the power -2, ये हो जाएगा 10 to the power -6, ऊपर जाके हो जाएगा +6, और +6 और +6 हो जाएगा +12, एंड यहाँ से आ जाएगा 2.5 इंटू 10 to the power 11 कूलम्ब पर kg, दैट इज 2.5 इंटू 10 to the power 11 कूलम्ब पर kg। नेक्स्ट, in YDSC the seventh maxima with wavelength λ1 is at distance d1, and that with the wavelength λ2 is at distance d2 from the central maxima, then d1/d2 is, तो d1/d2 कितना होगा भाई, अपने को पता है कि मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमा that is given by yn is given by n d λ/d, यही होता है। अगर दोनों केस में देखें तो बस वेवलेंथ ही तो चेंज कर रहे हैं, और दोनों का जो ऑर्डर है दैट इज सेवेंथ मैक्सिमा का, सेवेंथ मैक्सिमा यानी कि n सेम है, d सेम है, स्मॉल d सेम है, तो इसका मतलब yn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, लैम्डा के, तो इसका मतलब y1 अपॉन में y2 जो कि अपने को कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस d1 अपॉन में d2, ये किसके बराबर हो जाएगा, λ1 अपॉन में λ2। क्लियर है, n सेम यानी कि ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमा इज सेम, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज सेम, एंड स्लिट सेपरेशन इज सेम, तो जो डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लैम्डा के, तो y1/y2 किसके बराबर हो जाएगा, λ1/λ2 के। नेक्स्ट, a ball is projected upward with a speed of 50 meter per second, then the distance covered by it in this 6th second is, तो छठे सेकंड में बेटा कितना इसको डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो भाई ध्यान से एक बात देखिए कि अगर मैं इसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा तो इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी u/g, तो वो आ जाएगा 50/10 यानी कि 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, तो इसका मतलब छठा सेकंड जो है वो कैसा होगा, ऊपर से नीचे आने का। मैक्सिमम हाइट पर जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 0, 1 सेकंड और चलेगा, कितना चलेगा, सिर्फ 1 सेकंड, तब जाके कहां पहुंच जाएगा, t = 6 पर। तो भाई कितना डिस्टेंस चला, s = ut + हाफ at², u तो 0 हो जाएगा, सो हाफ a is 10 t is 1, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट इन द 6th सेकंड, तो 6th सेकंड का मतलब होता है t = 5 से लेकर t = 6 तक, तो t = 5 पर तो मैक्सिमम हाइट पर है,
और t इक्वल टू 6 यानी 1 सेकंड चलेगा बस। तो u 0 है, a 10 है, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आप चीज भी सीख सकते हैं बेटा कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड in the last second of upward journey is equal to distance traveled in the first second of downward journey। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, when a planet moves around the sun in an elliptical orbit then its, भाई अगर एक प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है सन के अराउंड, अगर सन के अराउंड ऐसे इलिप्टिकल पाथ में घूमता है ऐसे सन को सेंटर मानते हुए, तो बेटा क्या कांस्टेंट रहता है? क्या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहती, एंगुलर वेलोसिटी नहीं रहती है। देन टेंजेंशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है क्या? नहीं रहती बेटा, वो चेंज होती रहती है, कहीं पर ज्यादा कहीं पे कम, सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है v max, सबसे कम यहाँ पर होती है v minimum। देन एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एकदम सही बात है बेटा, dA by dt इज कांस्टेंट, dA by dt is constant, that is aerial velocity is constant, that is area swept in a given time interval is constant, in a given time interval is constant, यानी कि हर टाइम इंटरवल में, हर फिक्स टाइम इंटरवल में, चाहे कहीं पर भी हो, एरिया स्वेप्ट क्या होगा? सेम होगा। लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं, जब v चेंज हो रहा था तो वैसे चेंज नहीं होगा। So the correct answer is aerial velocity is constant. Next, 6 identical conducting rods are joined as shown in the figure. Points P and S are maintained at the 100 degree centigrade and 20 degree centigrade. The temperature of the junction R is, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? बट ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प लें और इसको ब्रेक कर लें। कितना रेजिस्टेंस में? 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस बना लो। सिंपल से क्या बना लो आप? 6 रेजिस्टेंस बना लो। ठीक है, आइडेंटिकल रॉड से इस तरीके से ये रेजिस्टेंस बन गए, ये P पॉइंट है और ये क्या है? S पॉइंट है। ठीक है, आइडेंटिकल है तो मतलब सबका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। तो लेट्स से सबका थर्मल रेजिस्टेंस हमने सेम कर दिया, कितना है? R। ठीक, R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो फटाफट से। R इक्विवेलेंट, R और R किस में हो जाएंगे? सीरीज में, 2R, ये भी 2R, आपस में पैरेलल, तो वापस कितना आ गया? R। ये R, ये R और ये R, ये किस में हो जाएंगे? सीरीज में, तो कितना हो जाएगा? 3R। तो ये कितना आ जाएगा? 3R। ठीक है भाई, अगर R इक्विवेलेंट 3R आ गया तो बेटा करंट क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो चेंज कितने का आया? दैट इज 100 माइनस 20, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में 3R, तो ये आ जाएगा 80/3R। क्लियर? अब देखो आपको निकालना है क्या है? टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन R, यानी कि इस R पॉइंट का आपको पोटेंशियल निकालना है, ऐसे समझ लो। तो सिंपल सर्किट अपने पास इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर P है, यहाँ पर ये फिर R आ गया एंड ये कैपिटल R और यहाँ पर आ जाएगा S। यहाँ का पोटेंशियल पता है 100, यहाँ का पता है कितना? 20, करंट यहाँ से आ रहा है कितना? 80/3R। तो भाई P से शुरू करके R पे खत्म कर देते हैं, तो VP माइनस R और R कितना हो जाएगा? 2R, तो दैट इज ये आ जाएगा I इंटू में 2R इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द डिस्टेंस R, पॉइंट R। तो VP कितना है? 100 माइनस I की वैल्यू कितनी है? 80/3R और ये कितना है? 2R एंड इज इक्वल टू VR। तो यहाँ से R हट जाएगा, तो VR की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 100 माइनस 160/3, तो कितना आ जाएगा? ये 140/3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो R पॉइंट का कितना आ जाएगा? 140/3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ बेटा, ट्राई करके बताना मेरे को कि इस पॉइंट का, लेट से पॉइंट को नाम दे देते हैं कुछ, लेट से कुछ W पॉइंट है, ये N पॉइंट है, तो इसका टेम्परेचर ऑफ N क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टेम्परेचर ऑफ N क्या होगा। नेक्स्ट, a pendulum clock consisting of a string and a bob keeps correct time at 20 degree centigrade. It gains 15 seconds per day if it's cooled to 0 degree centigrade. हर दिन
वो 15 सेकंड गेन कर रही है, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको बताना है कितना होगा। भाई अपने को पता है कि अगर पेंडुलम क्लॉक है तो उसका टाइम पीरियड जो होगा दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा टी बाई टी लिखता हूँ तो ये आ जाना चाहिए 1/2 डेल्टा एल बाई एल। एंड व्हाट इज डेल्टा एल बाई एल? दैट इज एल, दिस इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा एल बाई एल ये कितना आ जाएगा अपने पास? अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी। अब अपने को डेल्टा टी तो पता है कि भाई कितना गेन हो रहा है 15 सेकंड का, तो 15 पर डे की बात कर रहा है तो दैट इज 86400, दिस इज इक्वल टू हाफ अल्फा निकालना है एंड कूल्ड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ से? 20 से। तो डेल्टा टी कितने का हो गया? 20 का। भाई तो यहाँ से सिंपल सी कैलकुलेशन है, अल्फा बता दो कितना आ जाएगा। तो अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको 10 कर देते हैं, तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा 15 अपॉन में 86400 इंटू में 10। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने को आंसर मिल जाना चाहिए। सो यहाँ से अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाते हैं तो ये अपने पास अप्रोक्सीमेटली कुछ आ जाना चाहिए, दैट इज 0.0000 और एक और जीरो, दैट इज 173। तो यहाँ से कुछ आना चाहिए, दिस विल बी 1.73 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 5। तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, 5 point charges each of charge plus q are placed on the vertices of a regular hexagon of side A. The electric field at center of the hexagon. तो आपके पास एक हेक्सागन है और 5 वर्टिसेस पर ही आपने चार्ज रखा है, सिर्फ 5 वर्टिसेस पर, 5 वर्टिसेस पर। थोड़ा सही से बना लेते हैं, लगना भी चाहिए हेक्सागन है। सो लेट से इस तरीके से, इस तरीके से, एंड यहाँ पर लेट से Q है, यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ Q है और यहाँ Q है। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है कि भाई सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और अंदर वाली भी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और वो बराबर होती है किसके बराबर? साइड के। अब मानो कि यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर तो है ही नहीं, सेंटर पे निकालना था, तो इसकी वजह से इधर आएगा तो इसकी वजह से इधर आएगा, कैंसिल आउट। इसकी वजह से अपोज करेगा, रिपेल करेगा, इसकी वजह से अवे होगा तो ये भी कैंसिल आउट। इसकी वजह से अवे इधर बच जाएगा बस, तो यानी कि किधर की तरफ आ जाएगा? टुवर्ड्स दी वैकेंट वर्टेक्स। किधर की तरफ आ जाएगा? टुवर्ड्स दी वैकेंट वर्टेक्स। एंड एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है? दैट इज के क्यूब बाई आर स्क्वायर, दैट इज के क्यूब बाई ए स्क्वायर। तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। लास्ट, द ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी में कैसा ग्राफ होता है बेटा? सो EVS दैट इज E इंटू में स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो ग्राफ अगर बनाएंगे तो बेटा कैसा ग्राफ बनता है इसका? कैसा ग्राफ बनेगा? तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनना चाहिए, इस तरीके से, क्योंकि जब तक एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं होगा तब तक तो कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? जब आपके पास इजेक्शन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, सो अगर इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे तो ये हो जाता है किसके बराबर? वर्क फंक्शन, और ये बन जाएगा स्लोप। सो यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको तो ये आएगा VS इज इक्वल टू h बाई ई इंटू में न्यू माइनस 5। सही है, एंड दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में आ रहा है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन विद स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा h बाई ई। तो tan थीटा इज h बाई ई, एंड ग्राफ कैसा दिख रहा है अपने को? स्ट्रेट लाइन। दैट इज ऑप्शन 2। क्लियर है बच्चों? सो इसी के साथ बेटा हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।